हमारे साथ हैं सृजनपाल सिंह, जो संस्थापक हैं एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के, मार्स मिशन से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सृजन साहब। अगर आम लोगों के लिए समझाएं, जैसे पहले बताया जा रहा था कि 8 बजे किया जाना है, अब ये 8:30 बजे हो गया है, बारिश वहाँ पे काफ़ी तेज़ हो रही है। अगर इस मिशन के बारे में बताएं, एक तरह से जो ये टेस्ट परीक्षण है और ये जो जब भी भेजा जाएगा 2025 तक, जब भी जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है, उसके पहले ये कई सारे टेस्ट होंगे, उसमें ये एक शुरुआत है। नमस्कार, बहुत खुशी है मुझे आपके साथ यहाँ पर जुड़कर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है, क्योंकि देखिए, जब हम किसी मानव को अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं तो 2 चीजें आवश्यक होती हैं। पहला तो आपको प्रक्षेपण और नेविगेशन का जो मैकेनिज्म है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने वो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, उसका प्रमाण चंद्रयान है, उसका प्रमाण बहुत सारे सैटेलाइट जो हमने छोड़े हैं, तो हमारे पास इसकी पूरी भली भांति जानकारी है और पूरी तकनीक है हमारे पास। जो दूसरा अहम पहलू होता है वो होता है कि किस प्रकार से हम मानव को सुरक्षित रूप से हम उसको बचा सकें, हम उसको वापस ला सकें, और ताकि उसको कोई क्षति ना पहुंचे, ना उसपे चोट ना पहुंचे, कोई जान का नुकसान ना हो। और इसीलिए क्रू एस्केप सिस्टम जो है उसको टेस्ट करना आवश्यक है। ये एक नई चीज है जो हम सीख रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम सीख रहे हैं। आज का जो एक टेस्ट है, ये हम टेस्ट कर रहे हैं ट्रांससोनिक स्पीड रेंज में। ट्रांससोनिक का सोनिक मतलब साउंड, तो हम जो आवाज है उसकी गति के आसपास की लिमिट पर जाकर के हम टेस्ट करेंगे, यानी लगभग 1.2 मैक, तो साउंड की गति से लगभग 20 से भी ज्यादा की स्पीड पर जाकर के हम इसे टेस्ट करेंगे। अब जो आज का जो टेस्ट है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें टेस्ट हो रही हैं वो ये होंगी कि क्या हम जो सीईएस सिस्टम है, क्रू एस्केप सिस्टम है, वो जो क्रू मॉड्यूल, जिसमें क्रू मॉड्यूल में जो बैठता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं मॉडल पे, ये अगर ये जैसे एक क्रू मॉड्यूल है, ये क्रू मॉड्यूल है, इस क्रू मॉड्यूल को अलग ले जाना होगा हमें जो इनिशियल रॉकेट है उससे, जो टीवी सिस्टम है, और जो टेस्ट व्हीकल है करीब 11-12 किलोमीटर की हाइट पर, ये दोनों चीजें यानी रॉकेट और जो क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ी देर और आगे जाएगा और उसके बाद ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है वो भी अलग हो जाएगा क्रू मॉड्यूल से। क्रू मॉड्यूल में ही हमारे अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। जब ये चीज हम टेस्ट करेंगे तो हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या ये चीज भली भांति हो पा रही है, क्या जो दूरी है, जो मलबा गिरेगा रॉकेट का, जो वो आग का एक पिंड हो जाएगा उस समय, उससे कितना दूर हम ले जा पाएंगे अपने क्रू मॉड्यूल को, ताकि हम एस्ट्रोनॉट्स को बचा पाए। हमारा अनुमान है कि हम कुछ किलोमीटर दूर उनको ले जा पाए। साथ ही साथ आपने सुना होगा ड्रोन पैराशूट के बारे में, तो इसमें अनेक ड्रोन पैराशूट लगे हैं। ये एक विशेष प्रकार के पैराशूट हैं जो बहुत तेज स्पीड से रोक सकते हैं, तो तेज स्पीड से हम कम स्पीड तेजी के साथ कर सकते हैं। अगर एक नॉर्मल पैराशूट यूज करेंगे तो वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इस ड्रोन पैराशूट को हम यूज कर रहे हैं, उसका भी हम इस्तेमाल करके आज चेक करेंगे। और हम अपनी जो क्षमता होगी कि एस्ट्रोनॉट्स को कैसे रिकवर कर पाए, अगर वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे तो कितनी जल्दी रिकवर कर पाए, वो भी एक टेस्ट का पैमाना होगा। हमने इसमें जो विकास इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विकास इंजन अलग टाइप के हैं, मॉडिफाइड हैं, यानी नया इंजन भी हम एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में। तो बहुत सारे टेस्ट हैं और आने वाले समय में इससे भी कहीं ज्यादा और कठिन टेस्ट होने वाले हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को भेजना आसान काम नहीं है, उसे वापस भी लाना होता है हमें सेफली। तो इसलिए ये एक अहम पहलू है भारत के अंतरिक्ष की जो इतिहास है, उसमें हम एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आज बहुत सारे बच्चे देखेंगे इस लॉन्च को 8:30 बजे। अगर आप उन बच्चों से बात करिए तो आज क्लासरूम में बैठा एक बच्चा ये सपना देख सकता है कि मैं अंतरिक्ष यात्री बनूंगा भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ, इसरो के साथ, और मैं अंतरिक्ष में जाकर के वापस आऊं। तो ये बिल्कुल सृजन साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भारतीय तकनीक के साथ, अभी मैं अपने सहयोगी पल्लव से बातचीत कर रहा था, ये कंप्लीट स्वदेशी है। जैसे हम जानते हैं कि रशिया ने, अमेरिका ने, चाइना ने भी 20 साल पहले किया, मतलब 20 साल से और देश लगे हुए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, लेकिन इस बारे में सोचना या ये विजन रखना या इस एक्सपेरिमेंट तक पहुंचना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं एक विजन के सहारे। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टेस्ट करवाया जाएगा, इसमें रॉकेट को फेल करवाया जाएगा ताकि जो 4 पायलट हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सृजन साहब। जी देखिए, रॉकेट फेल तो एक सिमुलेशन है, हम एक अभ्यास कर रहे हैं और इसलिए रॉकेट को फेल कराना आवश्यक है। अंतरिक्ष में या किसी भी कठिन जटिल टेक्नोलॉजी में हमें हमेशा फेलियर मॉडल बनाने हैं, यानी कुछ भी चीज फेल हो जाए। हमने चंद्रयान में देखा, हमने फेलियर ओरिएंटेड मॉडल बनाया कि अगर कोई भी चीज फेल होती है या सारी चीजें एक साथ फेल होने लगती हैं
तब भी आप सफलता प्राप्त कर सके। हमने चंद्रयान से ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल सीख लिया, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब उसी प्रिंसिपल को हम गगनयान में लगा रहे हैं। तो हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम उसको फेल कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम एस्ट्रोनॉट्स को उसके बाद भी बचा पाएंगे, क्या हम उसको और उतना दूर, ये भी नहीं कि हम कुछ मीटर दूर भेज रहे हैं, हम उनको कई किलोमीटर दूर भेज पाए, जो मलबा होगा उससे। हम ये सब टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें हमें फेलियर को सिमुलेट करना होता है। हमें सबसे पहले इमेजिन करना होता है कि कौन से फेलियर्स हो सकते हैं, फिर उन सारे फेलियर्स को हमें एक्चुअल टेस्ट करना पड़ता है और शायद बार बार करना पड़ता है, तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। ये बहुत ही जटिल और कठिन मिशन है, आसान मिशन नहीं है। जब अमेरिका, रशिया यानी सोवियत यूनियन, इन सब ने जब भी ये मिशन किए हैं, इसमें अनेक विफलताएं मिली। हम एक बहुत छोटे दायरे में करने की बात कर रहे हैं। आज हम टीवी D1 से शुरू कर रहे हैं और 2024 या 25 तक हम बात कर रहे हैं कि हम एक्चुअली इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके अंतरिक्ष 3 या उससे अधिक अंतरिक्ष यात्रियों को हम भेज देंगे अंतरिक्ष में। ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन के मिशन में हम इसको पूरा करेंगे। और ये दिखाता है कि भारत के जो अंतरिक्ष मिशन है उसमें कितना कॉन्फिडेंस आ गया है चंद्रयान के बाद, कि हम इतने जटिल मिशन को इतने कम समय में करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है। तो ये कठिन लक्ष्य है, ऊंचा लक्ष्य है, और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसको पूरा कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है, ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये एक्चुअली यूज भी होता है। 1983 की बात है, सितंबर 1983 में एक बार जो सुयज रॉकेट होते हैं, जो रूस के सुयज रॉकेट्स होते हैं, एक बार 1983 में ऐसे ही घटना हुई थी। जैसे ही रॉकेट लॉन्च होने वाला था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई रॉकेट में, वो विस्फोटक हो गया, वो विस्फोट होने वाला था। क्रू एस्केप सिस्टम तुरंत एक्शन में आया और एस्ट्रोनॉट्स को दूर ले गया और 2 कॉस्मोनॉट्स को बचा लिया। तो इसलिए ये एक्चुअल लाइफ में भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसके एग्जांपल्स हैं। तो जो आज के छात्रों को जो याद रखना पड़ेगा वो क्रू एस्केप सिस्टम है, उसके लिए बेसिकली ये सारा कुछ टेस्ट हो रहा है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जैसे मतलब अभी बातचीत कर रहे थे हम कि एक वक्त हो सकता है जबकि हम चांद पे रिहाइश की बात करें, हालांकि ये बहुत फार फेस्ड है, लेकिन अगर हम 100 साल पहले देखें, राइट ब्रदर्स ने जब पहला 1903 में किया था, और आज से 100 साल पहले कोई कहता कि हम बहुत सारा सामान हवाई जहाज से यहाँ से अमेरिका 12 घंटे में ले जाएंगे, तो लोग आज वैसे ही हंसते जैसे हम इसको एक कल्पना की बात, कहानियों की बात कह सकते हैं। लेकिन अगर टैंजिबल या इनटैंजिबल फायदों की बात करें तो उस दिशा में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंसान की चांद पर रिहाइश 100 साल में नहीं, मुझे लगता है अगले 40 सालों के अंदर हम चंद्रमा पे परमानेंटली रह पाएंगे। एक तो ये है कि हम जा करके वापस आ जाएं, उसका तो लक्ष्य हमारा 2040 का भारत का है, और उससे पहले और भी बहुत सारे देश हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और हमारी एक रेस है, कठिन रेस है, और उसमें हम अव्वल दर्जे के हैं, लेकिन जो बाकी प्रतिस्पर्धी हैं वो भी काफी तेज भाग रहे हैं। तो 2040 तक तो भारतीय चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। क्या वो रह पाएंगे? शायद 2050-60 लग जाएगा उसमें। लेकिन आज का जो मिशन है ये उसी के, आपने बिल्कुल सही बोला कि उसी दिशा की तरफ है। और हम आज बात कर रहे हैं अंतरिक्ष यात्री को हम 2025 तक पहुंचा देंगे और वापस ले आएंगे। उसके बाद 2035 में जब हमने टारगेट किया है कि हम भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ये भी एक बहुत अहम मिशन होगा, और उस स्पेस स्टेशन में परमानेंटली हमें किसी व्यक्ति को रखना होगा। कम से कम 1 या 2 व्यक्ति हमेशा किसी स्पेस स्टेशन में परमानेंटली रहते हैं, जैसा हम अभी देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो रहा है। उसी प्रकार से भारत को ये जो टेक्नोलॉजी हम बना लेंगे, तब तक 2035 तक मास्टर कर लेंगे, हमें बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान जो हमारा स्पेस सेंटर होगा अंतरिक्ष में, वहां तक भेजना और वापस लाना होगा लगातार। उसके बाद 2040 में जब हम चंद्रमा पर जाएंगे तो भी यही टेक्नोलॉजी काम आएगी, मोर और लेस यही टेक्नोलॉजी, यही क्रू एस्केप सिस्टम, यही सर्विस मॉड्यूल, यही कमांड मॉड्यूल, इसी के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स ही इस्तेमाल होंगे उनको वापस लाने के लिए और उनको वहां तक ले जाने के लिए। फिर उसके, मैं तो कहता हूं, एक छलांग हम और लगाएंगे जब हम मंगल तक जाएंगे, और अगले इस शताब्दी के अंदर हम मंगल तक पहुंचने की भी चेष्टा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक फ्रंटियर है जहां हमें जाना है, हमें अगले ग्रह तक भी जाना है, उसमें भी इसी चीज का इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज लाइक द ABCD, और इसी से अलग अलग शब्द बनेंगे अंतरिक्ष मुहिम में हमारे भविष्य में। बिल्कुल, आपने कई सारे फायदों की बात की है, और मान लीजिए 2040 तक हम जाते हैं, जो हमारा मिशन है, उससे पहले 2035 में हम एक स्पेस सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। अगर ये 2025 तक भी हमारा सक्सेसफुल होता है, 2026-27 तक जब भी सक्सेसफुल होता है, और अगर सब कुछ ठीक रहा 2024 के एंड में भी अगर सक्सेसफुल होता है,
हम जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस, चाइना, रशिया, फ्रांस से भी अगर हम अभी आगे हो रहे हैं, फ्रांस से हम कुछ इसरो मेडिसिन में हम मदद ज़रूर ले रहे हैं। हम अगर लीड करते हैं उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। न सिर्फ दूसरे देशों को हम अपनी नॉलेज एक्सपोर्ट करते हैं, बल्कि और भी तरीके से हम कमर्शियली भी आगे लीड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है। स्पेस टूरिज्म इतना बड़ा सेक्टर बन जाएगा 2030 तक कि करीब 20-30 हजार करोड़ का जो है ये इसका वर्थ होगा स्पेस टूरिज्म का। हम इसमें 2030 बहुत दूर नहीं है, 2030 महज अब लगभग 6 साल दूर है। तो 6 साल दूर जब स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा, उस समय भारत उसमें अपना एक बड़ा शेयर ले सकता है। प्राइवेट कंपनीज इसमें आगे आ सकती हैं। भारत से पनपेंगी वो कंपनीज भी आगे आ सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आपने बोला कि जो दूसरे देशों की अगर हम तुलना करें तो अंतरिक्ष में मानव को भेजने की करंट जो कैपेबिलिटी है वो सबसे अच्छी अमेरिका, फिर चीन और रूस, और अब भारत के पास आ जाएगी। तो ये जो स्पेस फेयरिंग नेशन है उनमें हम लीडर बन जाएंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास भी मोरलेस वो हम उनके बराबर पहुंच गए हैं। थोड़ा कुछ मामलों में हम उनसे आगे भी हैं। अगर हम चंद्रयान मिशन तुलना करें तो हम उनसे ऊपर जा चुके हैं। और यूरोप पूरा एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक देश नहीं है, पूरा जो है एक कॉन्टिनेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि शायद हम उनसे ऊपर जा चुके हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है, बिकॉज मानव को अंतरिक्ष में भेजना ही फ्रंटियर होगा और आगे आगे जगह ले जाने के लिए। मुझे याद है कि 1984 में मैं तो जस्ट पैदा हुआ था, लेकिन उस समय हम रिकॉर्डिंग सुनते थे विंग कमांडर राकेश शर्मा की, जिनसे प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने पूछा आपको क्या दिखता है भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां। आज जब अंतरिक्ष यात्री 2024-25 में वहां जाएंगे तो शायद कहेंगे ना सिर्फ सारे जहां से अच्छा, बल्कि आत्मनिर्भर तरीके से हम आए हैं, उस आत्मनिर्भरता से हम सारे जहां से अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि वो देख और ये हमारे फॉर्मेटिव एज की जो ये लाइन है हमारे नंदन चंदा मामा जैसी हमारे माइंड में एकदम एस्ट कर गई है, रुक गई। हम एक ग्राफिक्स दिखाते हैं, सृजन आप हमारे साथ बने रहे कि कैसे जो है इस क्रू स्कोप मॉडल ये काम करेगा। जैसे आप अपने मॉडल के थ्रू दिखा रहे थे हमें, और ये जो है अगर आप जो क्रू मॉडल के थ्रू समझा रहे थे वो हम ग्राफिक्स के थ्रू दिखा रहे हैं कि जो कैसे वो वहाँ से निकलेगा और रॉकेट जो एक क्रू स्कोप जो है अलग जो मॉड्यूल है वो बाहर समुद्र में गिरेगा। आप अपने मॉडल के जरिए समझा, वो हम ग्राफिक से दिखा रहे हैं सृजन। आप ग्राफिक बनाए रखिए, मैं आपको इसी ग्राफिक से समझाता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं बाएं से शुरू करते हैं। ये गोलाकार है, अर्धगोलाकार है, तो हम क्लॉकवाइज जाते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं। ये जो बड़ा सा मॉडल आपको लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम में दिख रहा है, यहां से हमारा रॉकेट शुरू होगा। ये पूरा एलवी जो हमारा टीवी D1 मॉडल है, ये पूरा मॉडल टेस्ट व्हीकल के साथ पूरा यहां से शुरू होता है। अब इसमें 3 भाग इंपॉर्टेंट है, और ये बात इस ग्राफिक्स में नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। पहला तो जो टेस्ट व्हीकल यानी कि वो जो लंबा सा पोर्शन पीछे है, उसके ऊपर 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो है पहला है कमांड मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल वो जगह है जहां पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। ये करीब 4,500 किलोग्राम का होगा और इसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे हमारे। साथ ही साथ क्रू एस्केप सिस्टम है, यानी CES। कई जगह आपने CES पढ़ा हुआ है। इसमें CM इज कमांड मॉड्यूल, CES इज बेसिकली जो एस्केप सिस्टम जो है। सो जो ये क्रू एस्केप सिस्टम है, ये भी एक तरह का रॉकेट ही है, जो इस बड़े रॉकेट के अंदर ही है। सो शुरू में हम असेंट फेज लिखा हुआ है, अब हम शुरू करते हैं। असेंट फेज चालू होगा, इग्निशन चालू होने के बाद असेंट फेज आप काउंटडाउन चुनेंगे 8:30 बजे। उसके बाद असेंट फेज चालू होगा, लिफ्ट ऑफ होगा, और लगभग 60 सेकंड बाद यानी 1 मिनट बाद जब हम 11 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर होंगे, तब हम वहां पे आएंगे जहां आप वो हरी रेखा देख रहे हैं नीचे गिरती हुई है। हम वहां पहुंच जाएंगे। वहां क्या होगा, जो मेन रॉकेट है यानी जो टेस्ट व्हीकल है टीवी, वो अलग हो जाएगा CES और CM। तो CES और CM एक तरफ हो जाएंगे और जो टेस्ट व्हीकल है वो अलग हो जाएगा। और टेस्ट व्हीकल को आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है स्प्लैश डाउन, तो वो स्प्लैश डाउन बे ऑफ बंगाल में हो जाएगा। अब हम चढ़ते हैं बिल्कुल मध्य में। मध्य में क्या हो रहा है, मध्य में आप देख रहे हैं एक और पैराशूट वाली रेखा नीचे जा रही है, लाल रंग की रेखा है वो नीचे जा रही है। वो जो रेखा है वो ये दिखा रही है कि जो क्रू एस्केप सिस्टम है और कमांड मॉड्यूल है वो भी अलग हो गया। और वो भी जब अलग हो गया तो जो कमांड मॉड्यूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे, वो जो कमांड मॉड्यूल है जिसको मैं आपको मॉडल में दिखा रहा था, वो जो कमांड मॉड्यूल है, इस कमांड मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे और वो पैराशूट के जरिए, ड्रोग पैराशूट के जरिए नीचे आएगा। तो ये कमांड मॉड्यूल है। ये कमांड मॉड्यूल आप देख रहे हैं,
कैसे ड्रोन पैराशूट के साथ नीचे आ रहा है, पैराशूट खुल जाएंगे। और जो आखिरी रेखा दिख रही है सबसे बाहर, जो बाहर बाहर जा रही है रेखा लाल रंग की, वो दिखा रही है जो क्रू एस्केप सिस्टम है। अब जिसने कमांड मॉड्यूल को छोड़ दिया है वो और आगे जाके गिर जाएगा। यानी कि जो एस्ट्रोनॉट हैं वो क्रू एस्केप सिस्टम के रॉकेट और जो लॉन्च व्हीकल का रॉकेट था उसके बीच में कहीं आ गए। और अब ये वहां से जो नेवी और गोताखोर है उनका काम शुरू हो जाएगा। वहां से शुरू होता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा समय नहीं व्यर्थ कर सकते किसी एस्ट्रोनॉट को, क्योंकि ये तो हम सिमुलेट कर रहे हैं, बट एक्चुअल लाइफ में अगर ऐसा हुआ, और भगवान करे ऐसा ना हो, तो बहुत तेज स्पीड पे होगा। अभी तो हम मैक 1.2 की स्पीड पे कर रहे हैं, लेकिन जब होगा तो बहुत तेज स्पीड पे होगा, मैक 8, 9, 10 की स्पीड पे होगा। इसलिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, बहुत जल्दी उनको एक्सट्रैक्ट करना आवश्यक होगा। इसलिए आज गोताखोरों की भी टेस्टिंग हो रही है। आज इंडियन नेवी भी एक टेस्ट से गुजर रही है कि कितनी जल्दी हम रिकवर कर पाए। और ये हम लाइव शॉट दिखा रहे हैं सृजन, और वहाँ पे जो चारों पायलट हैं वो भी देखेंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जाहिर तौर पे वो मतलब एयरफोर्स के टेस्टेड हैं और उनमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन ये जो है बाकी जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो आम लोग, उनके लिए भी एक कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक पहलू इसका ये भी है कि जैसे जानवरों का इस बार जैसे पहले इस्तेमाल करते थे, जानवरों का इस्तेमाल नहीं है, और कई टेस्ट सीरीज़ है। ये साफ करना ज़रूरी है सृजन लोगों के लिए कि कम से कम 2 दर्जन के आसपास ऐसे टेस्ट होंगे, और तब जाकर हम जब पुख्ता तौर पे एकदम 200%, या जैसे रशियन सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से कहते हैं कि 400% जब तक आप श्योर नहीं हैं तब तक आप उसको प्रयोग कमर्शियल यूज़ में नहीं लाते। तो हम वहाँ तक तैयार जब तक नहीं होते पुख्ता तौर पर, तब तक हम फाइनली नहीं जाएंगे वहाँ तक। जी बिल्कुल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, क्योंकि सारी दुनिया ने मानव अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए जानवरों का प्रयोग किया, और उन जानवरों की मृत्यु हुई है। वो सारे जानवर मर गए, इंक्लूडिंग लाइका जो पहला डॉग था जो इसको हम स्पेस में लेके गए। इसके अलावा कछुए, मक्खियां, मच्छर, दुनिया भर की चीजों को हम लेकर के गए, इन सबकी मृत्यु हुई है वहां पर। बंदरों की बहुत मृत्यु हुई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने ह्यूमनॉइड का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। तो हम एक रोबोट का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले टेस्ट में नहीं कर रहे हैं। अगले टेस्ट में हम व्योमित्रा नाम की एक ह्यूमनॉइड का इस्तेमाल करेंगे, और वो मानव जैसी दिखने वाली एक ह्यूमनॉइड होगी, और हम उसके ऊपर टेस्ट करेंगे कि क्या उसको कहाँ चोट पहुंच रही है, कितना उसकी इंटेग्रिटी बची, तो मानव बॉडी पे क्या इंपैक्ट होगा। हम ह्यूमनॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरह से जो हम बोलते हैं नॉन वायलेंट मिशन, सो हम एक नॉन वायलेंट पद्धति का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम सब जीव का हम बराबर ख्याल रख रहे हैं। जहां तक और नॉन वायलेंट भी, बिल्कुल, स्वदेशी भी और नॉन वायलेंट भी, ये तो प्रिंसिपल है भारत का, तो प्रिंसिपल ही यही है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हम एयरफोर्स के पायलट्स जो इवेंचुअली वही जनरली एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं, वो ऑलरेडी यूज टू होते हैं एस्केप सिस्टम के, जिसको इजेक्शन सीट बोलते हैं। वो भी एक बहुत ही हाई स्ट्रेसफुल होती है। फाइटर पायलट्स में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो एक इजेक्शन सीट होती है। तो इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए, हालांकि वो सिस्टम थोड़ा अलग होता है इससे, लेकिन मोरलेस वो भी एक इमरजेंसी सिस्टम होता है जिसको इस्तेमाल करना होता है। बहुत कम समय के अंदर आपको रिस्पॉन्स टाइम देना होता है उसमें, तो वो ऑलरेडी यूज टू होते हैं। अब जैसे कि आप वो रॉकेट की हम फोटो देख रहे थे, तो जो ऊपर का पोर्शन है वही है मेन चीज। बाकी नीचे का जो रॉकेट है वो तो सिर्फ 11 किलोमीटर तक ले जाने के काम आएगा। बट जो ऊपर का आपको पतला सा पोर्शन दिख रहा था उस रॉकेट में, दैट इज द क्रू एस्केप सिस्टम। उसी के अंदर कमांड मॉड्यूल है। याद रखिए, कमांड मॉड्यूल 4,500 किलोग्राम की है, तो कोई छोटी मोटी हल्की चीज नहीं है। उसको दूर तक ले जाना इज नॉट एन इजी टास्क, उसको थोड़ा मुश्किल टास्क है। और साथ ही साथ उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको कोई इंटेग्रिटी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई छेद नहीं हो जाना चाहिए, वो टूट नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां पे जो कमांड मॉड्यूल थी वो धरती पे वापस आते समय उसमें डिप्रेशराइज हो गई, वो एकदम से वो डिप्रेशराइज हो गई, तो वो एस्ट्रोनॉट्स की मौत भी हो चुकी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारी चीजों को आप जो दिखा रहे थे उस तरह का